उत्तराखंड में कौन चाहता है कि यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरह से साफ हो जाए? यूकेडी से कांग्रेस और भाजपा में किसे ज्यादा बड़ा खतरा है? कभी पहाड़ की जनता की आवाज कही जाने वाली यूकेडी को आज जनता नोटा से भी पल्ले तरफ का क्यों समझती है? यूकेडी के नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के शिकार हुए या किसी ने उनका इस्तेमाल मुहरों के रूप में किया? क्या यूकेडी के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया था? क्या होगा यूकेडी का भविष्य? 2027 में यूकेडी सरकार बनाएगी, वोट कटर बनेगी या फिर भाजपा कांग्रेस मिलकर उसके बचे हुए 1% वोट शेयर को भी खा जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम समझते हैं यूकेडी का भूत, भविष्य और वर्तमान। वीडियो के शुरुआत में हम उस भ्रम को दूर करते हैं जिसे कई लोग सच मानकर चलते हैं। आज उत्तराखंड में कई लोग ये मानते हैं कि हमारे लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई साल 1994 से लड़ना शुरू की थी। जो लोग थोड़ा पढ़ते लिखते हैं वो भी ये कह देते हैं कि पृथक राज्य की अवधारणा आजादी के बाद पहली बार सामने आई। लेकिन असल सच्चाई ये है कि आज से करीब 125 साल पहले ही हमारे पुरखे अलग राजनीतिक पहचान के लिए महारानी विक्टोरिया को खत लिख चुके थे। अलग पर्वतीय राज्य की लंबी कहानी है जिसमें भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक विलेन के रूप में नजर आते हैं। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है कि गोविंद बल्लभ पंत कैसे पहाड़ियों की अलग पर्वतीय राज्य बनाने की इच्छा के सबसे बड़े दुश्मन बने। लेकिन अगर आप उत्तराखंड या अलग पर्वतीय राज्य बनने की पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, हम एक अलग एपिसोड बनाकर पूरी बात तथ्यों के साथ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज तो फोकस रखते हैं यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल की राजनीति पर। तो पहले बात तो यह है कि आज यूकेडी का नेतृत्व दावा करता है कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना उसके अपने नेताओं के दिमाग की उपज है। वो गलत है। यूकेडी के गठन से पहले ही उत्तराखंड शब्द आ चुका था। पूरी सच्चाई यह है कि यूकेडी वो पहला संगठित राजनीतिक मंच था जिसने पहली बार उत्तराखंड राज्य निर्माण की एक सूत्री मांग को सलीके से उठाया। आप उस समय यूकेडी के नेताओं की जमीन पर पकड़ को इससे समझिए कि पार्टी को बने हुए महज 2 साल हुए थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रानीखेत की सीट से यूकेडी प्रत्याशी जसवंत सिंह बिष्ट चुनाव जीत गए। आप उस समय की यूकेडी के नेताओं की राजनीतिक सूझबूझ देखिए। उसके शीर्ष के 3 नेता द्वारिका प्रसाद उनियाल, डॉक्टर डीडी पंत और नित्यानंद भट्ट ने उस समय के प्रभावशाली नेता संजय गांधी से 3 दिन वार्ता की। यूकेडी के तब के नेताओं का जोर समझिए। जब कांग्रेस नेता एनडी तिवारी को इस मीटिंग में बिठाया गया तो उन्होंने बातचीत से मना कर दिया। ये बातचीत तभी संभव हुई जब मीटिंग से एनडी तिवारी को बाहर किया गया। इस मीटिंग के बाद संजय गांधी ने यूकेडी को लोकसभा की 2 सीटें ऑफर की और कांग्रेस के चुनाव जीतने पर अलग पर्वतीय राज्य की मांग स्वीकारने की बात मानी। हालांकि संजय गांधी का अस्थमा निधन होने के साथ ये बात ही रह गई। बाद में यूकेडी के नेताओं ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर राज्य गठन से जुड़ा ज्ञापन दिया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलकर भी ऐसा ही ज्ञापन दिया था। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम आपको ये सब बातें क्यों बता रहे हैं। तो हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी यूकेडी के पुराने नेताओं का कद और रौब समझ सकें। ताकि आप समझ सकें कि क्यों अलग राज्य की मांग करने वाली यूकेडी पर कभी क्षेत्रवाद की राजनीति करने का आरोप लगाना इतना आसान नहीं था। यूकेडी के पुराने नेताओं के विजन की जमीनी पकड़ आप इससे समझिए कि 1989 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट और डिडिहाट से काशी सिंह एरी यूकेडी के टिकट पर चुनाव जीते। टिहरी और अल्मोड़ा सीट में यूकेडी के उम्मीदवार हारे, लेकिन हार का अंतर बहुत कम था। अपने गठन के 10 वर्षों में ही यूकेडी ने अपनी राजनीतिक जमीन बना ली थी। आप यूकेडी के नेताओं का विजन इस बात से भी समझ सकते हैं कि राज्य बनने से 8 साल पहले ही उनके पास पर्वतीय राज्य का विजन डॉक्यूमेंट था। राज्य निर्माण के लिए जब सारे संगठन और दलों ने मिलकर संयुक्त संघर्ष समिति बनाई तो सभी को यूकेडी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। पर अब सवाल यह आता है कि इतनी शक्तिशाली और विजनरी दिखने वाली यूकेडी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज उसके नेताओं को रेस्टोरेंट के मालिकों से गढ़वाली गाना बजाने जैसी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उसका नेतृत्व क्षेत्रवाद जैसी संकुचित विचारधारा को उत्तराखंड का भविष्य बता रहा है। सवाल है, क्या यूकेडी के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है? इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको पूरा घटनाक्रम तथ्यों के साथ बताते हैं। उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि यूकेडी किसी षड्यंत्र का शिकार हुई या नहीं। जब उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में यूकेडी ने अपनी राजनीतिक जमीन तलाश ली थी, ठीक उसी समय देश में भारतीय जनता पार्टी अपना आधार ढूंढने में लगी थी। राजीव गांधी ने अयोध्या राम मंदिर की चाबी भारतीय जनता पार्टी को दिखा दी थी और हिमाचल में जनता पार्टी को मिली सीटों ने भाजपा को यह सबक दे दिया था कि छोटे राज्य निर्माण की राजनीति उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। यहाँ आपको उत्तराखंड यानी उस समय के उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति भी समझनी चाहिए। ये वो समय है जब पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर कांग्रेस का एक छत्र राज था। दिल्ली से बड़ी हिकारत भरी आवाज आती थी कि कांग्रेस के टिकट पर पहाड़ से कोई भी आड़ू गिंगारू जीत हासिल कर लेता है। कांग्रेस के इस एक छत्र राज को चुनौती देने का काम किया यूकेडी ने।
यूकेडी इस पूरे इलाके में वो पहली पार्टी थी जिसने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक जमीन हासिल की। 10 सालों में इसका असर विधानसभा चुनाव के परिणाम तक में दिखना शुरू हो चुका था। 1991 के चुनाव में यूकेडी की तैयारी इस जमीन पर बाजी मार दी भाजपा ने। भाजपा ने न केवल लोकसभा की चारों सीटें जीती, बल्कि पर्वतीय इलाकों की 19 विधानसभा सीटों में 15 पर कब्जा कर लिया। दरअसल जब भाजपा को लगा कि छोटे राज्य निर्माण की राजनीति उसके पक्ष में है, तो उसने पृथक राज्य संघर्ष को अपना बनाने के लिए 1988 के विजयवाड़ा अधिवेशन में उत्तरांचल शब्द इजाद किया। 18 फरवरी 1989 में उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति ने अल्मोड़ा में रैली की, जिसमें उस समय के भाजपा के स्टार बॉय लालकृष्ण आडवाणी ने उत्तरांचल राज्य के संकल्प को दोहराया। वैसे आपको यहाँ ये बात भी समझ आ ही गई होगी कि जिस राज्य का नाम जनता उत्तराखंड कहती थी, उसका नाम 2000 में उत्तरांचल कैसे पड़ा होगा। अब नाम की कहानी भी समझने लगे तो वीडियो हो जाएगा बड़ा लंबा, तो फिलहाल मुद्दे से भटकते नहीं है। सो हुआ यूं कि 1988 से पहले भी भाजपा के स्थानीय नेता अलग राज्य की मांग में शामिल होते थे, लेकिन बिना झंडे डंडे के। पर इसके बाद उसके नेता उत्तरांचल नाम के साथ अपना अलग आंदोलन अपने झंडे के साथ करने लगे। 1991 के चुनाव में भाजपा को इसके परिणाम भी मिले और इसी साल उसने उत्तर प्रदेश विधानसभा से उत्तरांचल प्रस्ताव पारित कर यूकेडी का मुद्दा पूरी तरह हाईजैक कर लिया। जैसा कि राष्ट्रीय दल अक्सर क्षेत्रीय दलों को कमतर आंकते हैं, इसी वजह से भाजपा को लगा कि इस इलाके की राजनीति अब उसके कब्जे में है। 1994 में जब राज्य गठन आंदोलन अपने उबाल पर था, तो जनता यूकेडी के झंडे के साथ खड़ी दिखी। इसका कारण ये था कि यूकेडी महज राज्य गठन के लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही थी, उसके नेता जमी पर जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और शराबबंदी जैसे आंदोलन कर रहे थे। इसलिए जब 28% ओबीसी आरक्षण से जनता को अपने अधिकार छिन जाने का खतरा महसूस हुआ, तो जनता ने यूकेडी को ही चुना। संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में भी आम सहमति से यूकेडी के नेताओं को ही नेतृत्व सौंपा गया। अब आंदोलन में बिना झंडे डंडे के शामिल होने की बात कही गई और आंदोलन का श्रेय यूकेडी को मिलने लगा। मांग उत्तराखंड की होने लगी और भाजपा को मजबूरन अपना उत्तरांचल का राग छोड़कर सभी के साथ होना पड़ा। भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी ये बात सामने आने लगी कि यूकेडी की लोकप्रियता उसके चुनावी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसके बाद ही यूकेडी के भीतर गरम दल जैसी बातें उभरकर सामने आने लगी। यूकेडी के भीतर गढ़वाल कुमाऊं जैसे विषय उभरने लगे। यूकेडी का शीर्ष नेतृत्व जब अपने अनुभव के आधार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा था, तो उनको मुलायम सिंह का समर्थक बताया जाने लगा। इधर कांग्रेस नेताओं ने भी पूरी कोशिश की कि यूकेडी के नेताओं और देश के प्रधानमंत्री के बीच किसी तरह की वार्ता न हो। इन सब के बीच यूकेडी के अपने नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं तो थी ही। राज्य गठन के बाद साल 2002 के पहले आम चुनाव में यूकेडी को 4 सीटें मिली। यूकेडी का नेतृत्व ईमानदार और सियासी रणनीति मजबूत करता, तो ये 4 सीटें आज 40 तक पहुंच सकती थी, मगर कमजोर और स्वार्थी नेतृत्व के गलत निर्णयों के कारण दल की आम छवि बिगड़ती चली गई। ये छवि इतनी बिगड़ी कि जनता गैरसैंण में यूकेडी नेताओं के जमीन खरीदने जैसे बेबुनियाद आरोपों को सच मानने लगी। साल 2007 के आम चुनाव में दल ने 3 सीटें हासिल कर भाजपा के साथ सत्ता में भागीदारी की। सत्ता में भागीदारी पर सवाल उठा तो दल में विभाजन हो गया। किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि सत्ता के लालच में उसका शीर्ष नेतृत्व उसी पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में उतर जाए जिसकी नीति रीतियों का वो विरोध करता रहा हो। आज जब 1980 में बनी भाजपा अपनी दूसरी पीढ़ी को चुनाव में स्थापित कर चुकी है, तब भी यूकेडी का भार किन कंधों पर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हो गई भूली बिसरी बातें, लेकिन अब आता है सबसे अहम सवाल। वो ये है कि यूकेडी का भविष्य क्या है और 2027 में उसका बचा खुचा वोट भी सिमटेगा या वो सरकार बनाने के करीब होगी। जाहिर है, सवाल भविष्य का है तो इसका कोई सीधा सपाट या निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए उत्तर उत्तराखंड और भारत के राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर धुंधला सा नजर आता है। यूकेडी उत्तराखंड की सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी पार्टी है। ऑफ कैमरा भाजपा और कांग्रेस के वो नेता जो स्थानीय सरोकारों के प्रति जरा सी भी संवेदनशीलता रखते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि उत्तराखंड के भले के लिए यूकेडी का होना जरूरी है। जिस यूकेडी के लिए अभी भी सभी के भीतर सिंपैथी है, वो आज वाली यूकेडी नहीं है। वो जंगलों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली या शराब की दुकानों के विरोध में लड़ने वाली यूकेडी थी। राज्य बनने के बाद यूकेडी के पास उंगलियों में गिनाने लायक आंदोलन नहीं है जिसमें वो कह सके कि उसने ये आंदोलन खड़ा किया और जीता। चलो एक बार के लिए मान लिया जाए कि यूकेडी ने संघर्ष कर भी लिया, तो यूकेडी का वोट बैंक कौन होगा? हालांकि वोट बैंक सुनने में नकारात्मक सुनाई देता है, लेकिन लोकतंत्र की एक सच्चाई वोट बैंक है। अब यूकेडी का जो अपना वोट बैंक 2002 में था, वो इस राज्य की राजनीति का निर्णायक वोट होता था। इसे पहले कांग्रेस भाजपा दोनों ने मिलकर साफ किया और अब पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वो सिर्फ भाजपा के हिस्से आता है। अगर यूकेडी सरकार छोड़िए अपनी 2002 वाली पोजीशन भी लाना चाहती है, तो उसे पहले भाजपा के वोट पर सेंध मारनी होगी। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो भाजपा के लिए यूकेडी सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि दोनों का वोट देने वाला अधिकांश वोटर एक स्तर पर एक ही है।
अब भाजपा अपने वोटों पर कितना शहद लगने देती है, वो संघर्ष और वोट बैंक के बाद आने वाले तीसरे फैक्टर यानी रुपये पैसों की ताकत से समझ आता है। अब आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन आज की भारतीय राजनीति की हकीकत ये है कि बिना धन के चुनाव जीतना उतना ही नामुमकिन है जितना डॉन को पकड़ना। एक अनुमान के अनुसार 2022 की उत्तराखंड विधानसभा में 70% विधायक करोड़पति हैं, जबकि यूकेडी के उम्मीदवारों की सूची में 7 करोड़पति तक आपको नजर नहीं आएंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में लीगल खर्च की सीमा ही 40 लाख रखी है, जबकि यूकेडी के उम्मीदवारों की कुल संपत्ति बमुश्किल 40 लाख पहुंचती है। मतलब यूकेडी में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या खूब है जिनको चुनाव लड़ने के लिए अपने घर कुड़ी बेचनी होगी और बाजार से उधार अलग करना होगा। भारतीय राजनीति की आज की सच्चाई ये है कि आज ये संभव ही नहीं है कि एक जसवंत सिंह बिष्ट बगवाली पोखर से 120 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा को विधानसभा का पर्चा भरने के लिए 6 रुपये लेकर निकलेगा। इन 6 रुपयों में से 4 रुपये रास्ते में मिली गरीब महिला के बच्चे की स्कूल की किताबों के लिए दे देगा, गांव से नीचे उतरकर ग्राम देवता के मंदिर में बचे हुए 2 रुपये चढ़ा देगा और हाथ में पार्टी का बड़ा सा झंडा और कंधे में थैला लटकाकर चल पड़ेगा। आज की परिस्थिति में ये उम्मीद करना कितना सही है कि आज के जसवंत सिंह को चुनाव लड़ने के लिए गांव के खेत में हल चलाने वाला अपने बीड़ी के माचिस के लिए बचाए 2 रुपए दे देगा। बिना रुपए के रानीखेत विधानसभा से चुनाव लड़कर विधानसभा में जाना आज केवल सपने जैसा है। और अगर आपको सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और व्यूज देखकर लगता है कि उत्तराखंड की क्रांति यहीं से उभरनी है, तो थोड़ा पिछले ग्राम पंचायत के चुनाव को याद कर लीजिए। उसमें मिलियन फॉलोअर्स और व्यूज वाले कितने लोग प्रधानी का चुनाव जीत पाए।